क्या अखंड भारत सच में एग्जिस्ट करता था? और अगर था तो इस साम्राज्य का सम्राट कौन था? क्या अखंड भारत केवल एक ज्योग्राफिकल पॉलिटिकल बाउंड्री थी या फिर ये सिविलाइजेशनल और कल्चरल आइडेंटिटी थी? इसी सवाल को हल करने के लिए हमें 5000 साल का इतिहास देखना पड़ेगा। जब इंडियन सबकंटिनेंट में पहली सिविलाइजेशन की शुरुआत होती है, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता भी बोला जाता है। इसमें कुछ रीजन पंजाब का, जो कि अब पाकिस्तान में भी है, जैसे कि पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, कंभोज, गांधार, और इंडिया में हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता 1.25 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैली थी। लैंड वाइज उस टाइम की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन थी। लेकिन धीरे धीरे क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर ड्राइनेस बढ़ने लगती है, बारिश कम होने लगती है और कहीं पर ज़्यादा बाढ़ आने लगती है, जिसकी वजह से लोग ईस्ट की तरफ शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। अब ये लोग आकर के यूपी, राजस्थान, बिहार, दिल्ली ऐसे पार्ट में बसना शुरू कर देते हैं। और जो पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट था, वहाँ पर आर्यन आकर के बसना शुरू कर देते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब समय बीतने लगता है, लगभग 3500 साल पहले आर्यन भी ईस्ट की तरफ फ्लो करना शुरू करते हैं। और जहाँ पर ये जो यूपी, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब वाले रीजन में रहा करते थे, वहीं पर आर्यन भी आकर के रहने लगते हैं। और इसी वजह से इस जमीन को नाम मिलता है आर्यवर्त, जहाँ पे आर्य रहते हों। और ये आर्य में कई कबीले होते थे, क्लैन होते थे। उन्हीं में से एक क्लैन था भरत वंश। जरूर इस क्लैन की जो शुरुआत थी वो भरत नाम के आदमी ने करी होगी। अब इसी भरत वंश में एक राजा थे सुदास। सुदास के सामने एक बहुत बड़ी समस्या आती है कि 10 अलग अलग राजा अपना अलायंस बना करके एक साथ सुदास के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन सुदास अकेले ही इन 10 राजाओं को युद्ध में हरा देते हैं। तो इन 10 राजाओं की जितनी भी जमीन थी वो सुदास के अंडर में आ जाती है, टेक्निकली भरत वंश के अंडर में आ जाती है, जिसकी वजह से उस जमीन का नाम पड़ता है भारतवर्ष। जहाँ पर भरत वंशी रहते हो उसे भारतवर्ष बोला जाने लगा। यही वो टाइम था जब वैदिक जनपद बनने लगते हैं, जैसे कि कंबोज, गांधार, अंग, अवंती, चेदी, वत्स्य, मल्ल, सूरसेन, अस्माका, वज्जी, मगध, ये धीरे धीरे किंगडम यहाँ पर फॉर्म हो रहे थे। तभी ये जो क्लैन था भरत क्लैन, ये पुरु के साथ में मिल जाते हैं। दोनों यहाँ पर मर्ज करते हैं और कुरु क्लैन की नींव डालते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है कुरु जनपद की, जो कि बाद में चल करके कुरुक्षेत्र इनका रीजन बनता है, और जो कि महाभारत के युद्ध में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ऐसे धीरे धीरे करके जनपद तो बनने लगे थे। जनपद का मतलब होता है कि जहाँ पर लोगों के पैर पड़े हों। जैसे कि जो भरत वंश थे उनके जहाँ पर पैर पड़े थे वो भारतवर्ष हो गया। कुरु क्लैन जो थी, कुरु जन के जहाँ पर पैर पड़े थे वो कुरुक्षेत्र हो गया। ऐसे ही जो अलग अलग जन थे उनके जहाँ पर पैर वो अपने जमा लेते थे उसे जनपद कहा जाता था। और इसी वजह से जो जन के ऊपर का होता था, अथॉरिटी होती थी जन की, उसे राजन बोला जाता था। अब 3000 साल का टाइम पीरियड आता है जब आयरन एज इंडिया में आई थी। मतलब कि अब भारत में लोहे की खोज हो चुकी थी, आयरन ओर मिल चुकी थी, जिसकी वजह से कई ऐसे वेपन बनाए जाते हैं, कई औजार बनाए जाते हैं, हथियार बनाए जाते हैं। और धीरे धीरे ये जो छोटे छोटे जनपद थे ये बड़े महाजनपद में तब्दील होने लगते हैं। इसी के साथ इंडियन सब कंटिनेंट को उसका पहला बड़ा साम्राज्य मिलता है, मगध साम्राज्य। मगध अशोक के टाइम पर बहुत ज़्यादा फ्लरिश करता है। अफगानिस्तान से लेकर के पूरा इंडियन सब कंटिनेंट अशोक के मौर्यन एम्पायर के अंडर में आता था। अगर हम कुछ थोड़े बहुत सदर्न राज्यों को छोड़ दें तो लगभग पूरा भारत मौर्यन एम्पायर के अंदर में आता था। लेकिन होता क्या है कि एक जब बड़ा साम्राज्य हो जाता है, एक अच्छा ताकतवर शासक होता है, और जब वो शासक मर जाता है उसके बाद जो उसके सक्सेसर आते हैं वो इतने पावरफुल नहीं होते। यही कुछ मौर्यन एम्पायर के साथ में हुआ। मौर्य के जो सक्सेसर आए वो ज़्यादा पावरफुल नहीं थे, जिसकी वजह से मौर्यन किंगडम धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट करने लगता है। दक्कन वाले पार्ट में महाराष्ट्र और जो विदर्भ का रीजन है, और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, इस क्षेत्र में सातवाहन डायनेस्टी आ जाती है। और नीचे केरला तरफ पांड्या किंग आ जाते हैं। और ऊपर मौर्य एम्पायर जो छोटा सा बचा कुचा था वहाँ पर कब्जा हो जाता है सुंग डायनेस्टी का। पुष्यमित्र सुंग डायनेस्टी की नींव डालते हैं। और नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में वहाँ पर इंडो ग्रीक, इंडो पार्थियन, इंडो सैक्टियन और बैक्ट्रिया एम्पायर धीरे धीरे वहाँ पर बसने लगता है। अब जब टाइम थोड़ा और आगे बीतता है तो हमें एक और पावरफुल किंगडम यहाँ पर देखने को मिलता है, और वो पावरफुल किंगडम था कुषाण एम्पायर।
कुषाण वैसे तो इनका ऑरिजिनेट इंडिया से नहीं थे, ये बाहर से आए थे, लेकिन इनका एम्पायर बहुत बड़ा था। इंडिया के अगर इनके एम्पायर की बात करें तो मथुरा तक आता था, बिहार तक जाता था, और इंडिया का नॉर्थ पार्ट, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट पूरा इन्हीं का था। सेंट्रल एशिया से लेकर के यहाँ तक इन्होंने चाइना के सिल्क रूट को भी अपने कब्जे में ले लिया था। इस वजह से कुषाण एम्पायर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। लेकिन कुषाण धीरे धीरे हिंदू धर्म की और बुद्धिज़्म की तरफ बढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से ये इंडियन कल्चर में इंटीग्रेट हो जाते हैं। लेकिन कुछ समय बाद ये जो कुषाण एम्पायर था ये भी डिसइंटीग्रेट कर जाता है। अब जब ये डिसइंटीग्रेट करते थे, जो इनके छोटे छोटे सामंत होते थे वो सामंत अपनी पावर इंडिपेंडेंट कर लेते थे, या तो अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर होने की घोषणा कर दी, या फिर वो जो इंडिपेंडेंट रूलर जो छोटे सामंत बने हैं उनकी पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती थी कि वो एक बड़ा साम्राज्य बना लेते थे। अब ऐसे ही जब ये छोटे छोटे पार्ट में कुषाण एम्पायर डिसइंटीग्रेट हो गया, वेस्टर्न क्षत्रपास बन गए, तो यहाँ ईस्ट तरफ से, मगध की तरफ से एक और एम्पायर उठता है जो कि इंडिया की गोल्डन एज था, द ग्रेट गुप्ता एम्पायर, जिसकी की शुरुआत सकंद गुप्त ने करी थी और उसका एक्सपेंशन चंद्रगुप्त फर्स्ट ने करा था। उसके बाद समुद्रगुप्त ने करा था। समुद्रगुप्त को इंडियन नेपोलियन भी कहा जाता है। इन्होंने काफ़ी ज़्यादा विस्तार कर दिया था गुप्ता एम्पायर का, लेकिन गुप्ता एम्पायर ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाता है। वो भी चंद्रगुप्त सेकंड आते हैं, उनके बाद रूलर वीक आने लगते हैं और ये साउथ इंडिया में डेक्कन के बाद एंटर नहीं कर पाते, क्योंकि अब वहाँ पे आ चुके थे वकाटकास। सातवाहना को हटा करके वकाटकास आ चुके, और गुप्ता एम्पायर का जो मैप था नॉर्थ इंडिया पूरा इनके कब्जे में था। वेस्ट की बात करें तो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर अलायंस, मतलब कि पाकिस्तान से लेकर के पूरा बंगाल तक इनके कब्जे में था। ईस्टर्न कोस्ट इनके कब्जे में थी, गुजरात इनके कब्जे में था। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य ये लोग बनाने में कामयाब होते हैं, लेकिन वो भी डिसइंटीग्रेट कर जाता है। फिर छोटे छोटे साम्राज्य हमें देखने को मिलते हैं। उन्हीं में से फिर कन्नौज से एक साम्राज्य निकलता है, पुष्यभूति डायनेस्टी। पुष्यभूति डायनेस्टी के रूलर थे हर्षवर्धन। हर्षवर्धन अपने राज्य को बढ़ाते हैं, ये भी गुजरात तक जाते हैं, पंजाब तक जाते हैं और नॉर्थ इंडिया पर कब्जा करते हैं, और ईस्ट में मगध को भी कब्जा कर लेते हैं। यूपी बिहार का पूरा लैंड इनके पास में होता है। लेकिन इस डायनेस्टी के केवल यही एक रूलर थे। इनके जाने के बाद फिर से डिसइंटीग्रेशन हो जाता है इनके साम्राज्य का। जब इनका साम्राज्य टूटता है तो दो पावरफुल डायनेस्टीज निकल के आते हैं। एक थे गुर्जारा प्रतिहारास जो कि नॉर्थ वेस्ट में थे, और ईस्टर्न तरफ निकल के आती है पाल डायनेस्टी। दोनों ही एक समान की डायनेस्टी थी, मतलब कि बड़ी डायनेस्टी थी, पावरफुल थे। और वहीं साउथ इंडिया में दक्कन के नीचे निकल के आते हैं वेस्टर्न चालुक्यास। उनका भी एम्पायर काफ़ी बड़ा था, लेकिन वेस्टर्न चालुक्या को राष्ट्रकूट हरा देते हैं और वहाँ पर उनका किंगडम हो जाता है। अब इनकी लड़ाई आपस में चली रही होती है, तभी एक और वंश साउथ इंडिया से निकलता है और वो था चोला एम्पायर। इन्हें बोला जाता है द इम्पेरियल चोलास। ये पूरे ईस्टर्न घाट पे अपना कब्जा करते हैं, बल्कि कई साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में जैसे कि इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड, श्रीलंका, ये पूरी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में या तो इनका इन्फ्लुएंस था या फिर इनका राज्य था। अब यहाँ पर इनका राज्य हो चुका था, वहीं नॉर्थ इंडिया में चंदेला रूलर पावरफुल हो चुके थे। चंदेला रूलर और राजपूत किंगडम यहाँ पर इमर्ज हो रहे थे, लेकिन तभी महमूद गजनबी अटैक करता है और वो नॉर्थ इंडिया पे कब्जा करता है, लेकिन वो नॉर्थ इंडिया के ऊपर रूल नहीं करता है, वापस लौट रहा होता है, तभी उसकी हत्या कर दी जाती है। अब इसके बाद दिल्ली पे और नॉर्थ इंडिया में चौहान डायनेस्टी ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसमें कि पृथ्वीराज सिंह चौहान बहुत फेमस रूलर हैं। लेकिन पृथ्वीराज सिंह चौहान को मोहम्मद गौरी मार देता है और यहाँ पर शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। सबसे पहले मामलुक डायनेस्टी आती है। अगर दिल्ली सल्तनत के सबसे बड़े मैप की बात करें तो वो तुगलक वंश ने बसाई थी। तुगलक वंश के इन्फ्लुएंस में पूरा नॉर्थ वेस्ट पार्ट, ईस्ट पार्ट आता था, लेकिन साउथ में उनकी ज़्यादा पकड़ नहीं थी। फिर भी दक्कन के नीचे कई स्टेट पे उनकी पहुंच थी, एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर चुके थे। लेकिन दिल्ली सल्तनत के भी डिसइंटीग्रेट के बाद, क्योंकि सैयद डायनेस्टी और लोधी डायनेस्टी ये ज़्यादा पावरफुल थी नहीं, मुगल डायनेस्टी आती है। मुगल डायनेस्टी का जो सबसे बड़ा एम्परर था वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने लगभग पूरे भारत के ऊपर राज कर लिया था। थोड़ा बहुत अगर पार्ट छोड़ दें तो अप्रॉक्स पूरा इंडिया औरंगजेब के कंट्रोल में था। इंडिया की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इंडियन सब कंटिनेंट की कर रहा हूँ, जिसमें कि नेपाल, भूटान, बर्मा और बाकी का पाकिस्तान, ये सारी कंट्रीज़ आती हैं। लेकिन 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद
नवाब अलग हो जाते हैं, निज़ाम अलग हो जाते हैं और मुग़ल डायनेस्टी कमज़ोर हो जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठा करके जो मराठा थे, मराठा अपनी पावर गेन करते हैं और मराठा लगभग पूरे इंडिया में, जो नॉर्थ इंडिया का पार्ट है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया का पार्ट है और जो साउथ इंडिया का पार्ट है, यहाँ पर मराठास अपनी पहुँच बना लेते हैं, अपनी पकड़ जमा लेते हैं। लेकिन एज़ यूजुअल जिस तरीके से कोई एक साम्राज्य जब ऊपर चढ़ता है तो नीचे भी गिरता है। इनका भी टाइम पीरियड ख़त्म होता है, ये भी डिसइंटीग्रेट करते हैं और इनके भी जो सामंत थे वो सब अलग अलग हो जाते हैं। इसका फ़ायदा उठाती है ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के इतिहास का सबसे बड़ा मैप बनाती है। एक टाइम पे इनके अंडर में अफ़गानिस्तान भी था, लेकिन अगर अफ़गानिस्तान को छोड़ दें तो पूरे इंडियन सब कंटिनेंट पे और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अकेले राज्य करा था। जिसे आज अखंड भारत का मैप दिखाया जाता है वो लगभग ईस्ट इंडिया कंपनी के मैप से मिलता जुलता है। अगर हम इस पूरे इंडिया के 5000 साल के इतिहास को देखें तो हमें यहाँ पे कहीं पे भी ऐसा अखंड भारत का मैप देखने को नहीं मिलता। हालांकि अगर हम जितने भी एम्पायर आते गए ये 2500 साल में, जितने भी राज्य साम्राज्य आते गए, उन सबके मैप को मिला दें तब अखंड भारत जरूर देखने को मिलता है। लेकिन अकेले किसी भी साम्राज्य का अखंड भारत नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया में या कोई भी कंट्री में ऐसी कोई भी भावना ही नहीं थी कि वो एक पूरा एक देश है, नेशन है। नेशन और स्टेट में फ़र्क होता है। स्टेट वो होता है जहाँ की एक इंडिपेंडेंट सरकार होती है, उनका एक झंडा होता है, उनके खुद के नियम कायदे होते हैं और एक पॉपुलेशन होती है। लेकिन नेशन में ऐसा कुछ नहीं होता। नेशन की कोई बाउंड्रीज नहीं होती। नेशन एक विचारधारा है। जैसे कि अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, भारत की बात करें, भारत एक विचारधारा है, ना कि कोई एक ज़मीन का टुकड़ा है। जबकि स्टेट एक ज़मीन का टुकड़ा होता है। इंडिया एक ज़मीन का टुकड़ा है, ना कि नेशन है। अब इतनी जो हमने बातचीत करी, इतना तो समझ में आ गया कि पॉलिटिकल या फिर ज्योग्राफिकल बाउंड्री कभी इंडिया की इतनी बड़ी नहीं थी। कोई एक साम्राज्य यहाँ पर नहीं था और जो बाहर से लोग आते गए उनके सारे मैप को हमने मिला करके अखंड भारत बता दिया। लेकिन ज़रा अब बात करते हैं कि वास्तविकता में अखंड भारत क्या होता है। जिस तरीके से एक खाली बिल्डिंग, एक मकान होती है, लेकिन वहाँ पर जब जाकर कुछ लोग रहने लगते हैं तो वो एक घर बन जाती है, ठीक वैसे ही अखंड भारत एक कल्चर है, एक सिविलाइजेशन है। भले ही हमारी बोलियां अलग हों, खान पीन के तरीके अलग हों, हमारा पहनावा अलग हो, हमारी पूजा पद्धति अलग हो, लेकिन फिर भी हमें एक चीज़ है जो यूनाइट करती है, हमें इंटीग्रेट करती है। वो है हमारी सभ्यता, वो है हमारे एथिक्स, वो है हमारी इंटेग्रिटी, वो है हमारी वैल्यू सिस्टम, वो है हमारी फिलॉसफी, वो है हमारा धर्म। ये भी एग्जाम्पल से बताता हूँ। जैसे कि कृष्ण है नॉर्थ इंडिया में, साउथ में जाओगे तो वहाँ पे विट्ठल हैं, ईस्ट में जाओगे तो वहाँ पर जगन्नाथ हैं। ये सारे कृष्ण के अवतार हैं। लेकिन लोकल अवतार का भी एक यूनिफाइड वर्जन होता है। जैसे कि ये कृष्ण हैं, ये राम हैं, अलग अलग सब लोकेशन के हैं। परशुराम अलग लोकेशन के हैं। लेकिन ये सब किसके अवतार हैं? ये सारे विष्णु के अवतार हैं। ऐसे ये सारे कृष्ण के अवतार हैं और इनके हर छोटे लेवल पे भी बहुत सारे अवतार मिल जाते हैं। बहुत सारे ऐसे संत मिल जाते हैं जिन्हें कि किसी भगवान से, बड़े भगवान से, ज़्यादातर शिव और विष्णु के बीच में होता है कि उनका अवतार उन्हें घोषित कर दिया जाता है। जिसकी वजह से एक डिस्टिंक्टिव कल्चर होने की वजह से, क्योंकि ज्योग्राफी हमारी बहुत डिफरेंट है, ज्योग्राफी अलग है, तो उसकी वजह से हमारी मान्यताएं भी अलग हो जाती हैं, रहन सहन के तरीके अलग हो जाते हैं। लेकिन उसे भी हमने एक यूनिफाइड कर दिया कि ये एक है, ये बड़ी एंटिटी है और ये सारे उसके छोटे छोटे अवतार हैं। इस तरीके से कल्चर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। संस्कृति आपके वैल्यू सिस्टम में आती है, संस्कृति आपकी विचारधारा बनाती है। तो हम बहुत सी चीज़ों से अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारी विचारधारा लगभग मानव के परिप्रेक्ष्य में एकदम सेम मिलती है, जिसकी वजह से हमारी ये भावना जिंदा है, अखंड भारत की जिंदा है। और अखंड भारत जब भी बनेगा तो वो केवल और केवल नेशन बन सकता है, विचारों से बन सकता है, ज़मीनी तौर पर कभी नहीं बनेगा। क्योंकि अखंड भारत वही होगा जहाँ पर भारतीय होंगे, अखंड भारत वही होगा जहाँ पर भारतीय संस्कृति होगी। अखंड भारत कोई ज़मीन का टुकड़ा नहीं हो सकता।